This is Raghav Mishra, and I welcome you all to the first season of the Concept of English powered by the Brilliant Foundation. Friends, as promised, today we are going to study the interrogative sentences or the questions. As we have discussed earlier, there are two types of questions: open-ended questions and close-ended questions. So today we will discuss it thoroughly with suitable examples, as this concept is most important for seated examinations. पहले भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अभी भी सीटेड एग्जामिनेशंस में स्पेशली ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं कि फाइंड आउट वेदर इट इज ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. पिछले क्लास में हमने बात की सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं. आई थिंक 9 टाइप के सेंटेंस हमने डिस्कस किए. उसमें से एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का टॉपिक था जिसको मैंने कहा कि आपको मैं फर्दर में उसे और इलेबोरेट करूंगा. दैट इट हैज़ 2 मोर टाइप्स, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. तो आज हम उसी को डिटेल में पढ़ेंगे. शुरू करेंगे हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन से. तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की हमने बात की कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर अगर हम करें तो फर्दर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता. क्लोज्ड, इसका मतलब वो वहां पर खत्म. पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था, व्हाट इज योर नेम राघव या माय नेम इज राघव. दैट इज द स्टॉप, दैट इज द बैरियर. वहां पर आप कोई उस पर सवाल के ऊपर सवाल नहीं कर सकता. उस तरह के क्वेश्चन को हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं जो स्पेसिफिक बातें करता है. बिल्कुल टू द पॉइंट बातें जो कोई करे उसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हम रखते हैं. जैसे मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूं इसकी. इट लुक्स फॉर specific facts and always या often requires one word answers such as yes or नो. तो कोई भी क्वेश्चन हम पूछें उसमें या तो जवाब यस हो या नो हो. उस तरह के क्वेश्चन पे फर्दर हम उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे और हमें स्पेसिफिक आंसर मिलेगा. तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को का आंसर जब हमने किया हमने उसे खत्म कर दिया वहीं, इसलिए इसका नाम पड़ा क्लोज एंडेड क्वेश्चन. कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं, आप उसे देखो. डिड यू फिनिश your homework. क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म किया. इसका आंसर स्पेसिफिक हो सकता है. वैसे तो लोग चाहें तो इसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, इस पे घुमा फिरा कर बातें कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर हम किसी को बताएं तो यस नो में काम हमारा हो जाएगा. या हम ये भी कह सकते हैं, अगर किसी ने पूछा डिड यू फिनिश योर होमवर्क, आई वुड से आई एम अबाउट टू फिनिश या यस आई हैव फिनिश्ड इट अर्लियर. कुछ भी आंसर देकर ऐसा जो कि हमें बात खत्म करनी हो वैसे आंसर हम यहां पर दे सकते हैं. तो मैं आंसर साथ साथ आपको लिख देता हूं. यस और यस आई हैव फिनिश्ड इट अर्लियर दिस डे. अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लें और उसको देखते हैं फिर हम. हु वॉन द फुटबॉल मैच. अब यहां भी हम कोई कहानी तो बना नहीं सकते. कौन जीता कौन हारा साफ सीधी बात है. वी कैन राइट द आंसर डायरेक्टली. आई डोंट नो या टीम का नाम लिख दें. जिस टीम ने मैच जीता उस टीम का नाम हम लिख दें. सपोज आई राइट इंडिया. अब हम बात करते हैं कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन से क्या एडवांटेजेस होते हैं हमें. तो आप इसे कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हैं. अगर कोई सवाल हमसे कोई पूछा गया, हम उसका टू द पॉइंट आंसर करें तो सामने वाला दूसरा सवाल जल्दी पूछ सकता है. अगर हम एक ही सवाल में उलझे रहें, उसे और उलझाए रखें, तो दूसरा सवाल कंप्लीट नहीं होगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर नहीं कर पाएगा जो रेस्पोंडेंट है. सो
These are the advantages. I am going to write. First, to get more information, या मैं इसे ऐसे लिख दूं, help to find specific and more information. ज्यादा इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं. अगर एक सवाल पूरा हुआ तो हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं. वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिनिश्ड, वी गॉट द आंसर, वी गॉट द एग्जैक्ट आंसर. उसके बाद क्या होगा? दूसरा पॉइंट हम क्या लिखें? पहली बात तो हो गई कि ये फैक्ट्स को जल्दी जल्दी हम फाइंड कर सकते हैं और ज्यादा फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद हम क्या लिखें? कैन बी हेल्पफुल to take decision quickly. अब अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, विल यू प्लीज बाय अ ड्रिंक फॉर मी, सामने वाले ने आंसर किया नो, तो जिसने क्वेश्चन पूछा वो फर्दर फिर प्रोसीड कर सकेगा, वो डिसीजन ले सकेगा कि हाँ अब मुझे क्या करना है. जैसे कि हम बात करें व्हाट टाइम डिड दिस हैपन, ये हादसा या ये जो हुआ ये कब हुआ, इसका आंसर कोई देता है इन द मॉर्निंग, इट हैपेंड इन द मॉर्निंग. तो अब मैं डिसीजन ले सकता हूँ, अब मैं दूसरे कंक्लूजन पे जा सकता हूँ. मेरा एक क्वेश्चन खत्म हुआ तो मैं दूसरे पे जा सकता हूँ. ये फायदे होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन के. कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो हम देखते हैं. प्लीज कॉपी करें. अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? अगर मैं किसी से कोई सवाल पूछूं और उसका मुझे एलेबोरेटेड एक्सपेंडेड आंसर चाहिए, बहुत बृहद उसकी जानकारी चाहिए, तो उस केस में तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन को हम इग्नोर कर सकते हैं. वहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, जहाँ भर भर के हम अपनी भावनाएं, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को रखेंगे. सो फर्स्ट इज इट इज नॉट सफिशिएंट व्हेन डीलिंग विथ इमोशंस या लिख दो और फीलिंग्स. अगर हम बात करें कि कोई दुखद या कोई सुखद घटना हुई किसी के साथ और वहां पर हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हम कोई वन वर्ड आंसर तो दे नहीं सकते, है ना. जैसे आप टीवी में देखते हो कि कोई क्रिकेट मैच जीत कर आता है तो कैप्टन से पूछा जाता है हाउ डू यू फील, व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ. तो वहां पर वो गुड ऐसे आंसर तो कर नहीं सकता, वो अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा. ही विल एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिज टीम, द कोच एंड ऑल द ऑडियंस. और अगर मान लो कोई दुखद घटना हुई, कहीं पर किसी का कोई लॉस हुआ, तो उस जगह पे भी हम फीलिंग्स को ऐसे तो नहीं कर सकते हाँ मुझे बुरा लगा. वहाँ पर थोड़ा ऑकवर्ड होगा. दैट विल बी ऑकवर्ड सिचुएशन इफ वी विल एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन वन वर्ड. इट नीड्स टू बी elaborated so that the person sitting in front of us and hearing us will feel calm. The more you speak, the more relaxed he will feel. उस तरह के सेंटेंसेस को हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस में तब्दील करते हैं और वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? द आंसर कैन बी इररेलेवेंट. इररेलेवेंट का मतलब होता है वस्तु विशेष से परे, जो टॉपिक है उससे बिल्कुल हट के आंसर, या फिर उससे मिलता जुलता आंसर नहीं. कुछ चीजें हो जिसे कि समझाना पड़े, देयर आर थिंग्स वी नीड टू एक्सप्लेन इट मोर, और वहां पर हमने वन वर्ड आंसर दिया, दैट इज नॉट सफिशिएंट, और वो इररिलेवेंट सा लगेगा कि हमने कुछ और पूछा, जवाब इसने कुछ और दिया. और अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, जब अगर कुछ और बताना चाहें किसी को, वहां पर भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन को हम नहीं यूज कर सकते. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. हे फ्रेंड, वेयर शुड आई बाय अ न्यू शर्ट फ्रॉम. अगर कोई कहे कि मुझे नई शर्ट कहाँ से खरीदनी चाहिए, तो वो क्या कहेगा? वेयर शुड आई बाय अ न्यू शर्ट फ्रॉम. अगर मुझे उसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन करना हो, क्लोज एंडेड आंसर देना हो, तो मैं क्या करूँगा? यू कैन बाय फ्रॉम रिलायंस मॉल. दैट इज द आंसर आई एम गिविंग इन.
और वो क्लोज एंडेड हो गया। अब उसे पता चल गया कि रिलायंस मॉल से खरीदना है। हाउएवर इफ आई वांट टू इलेबोरेट, इफ आई वांट टू सजेस्ट हिम दैट you can buy it from Reliance Mall, however you will find it cheaper when it comes to EDM Mall। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि रिलायंस मॉल में तो सामान मिलता ही है, वो मिल जाएगी उसको वो शर्ट जो खरीदना चाह रहा है, बट ही शुड बाय इट फ्रॉम EDM मॉल बिकॉज ऑफ द प्राइस डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू द शर्ट। रिलायंस में जो शर्ट की वैल्यू है वो वैल्यू वहाँ पर कम है, वो कम पैसे में खरीद सकता है। तो मुझे ये बताने के लिए उसे ओपन एंडेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई नीड टू एक्सप्रेस, आई नीड टू गिव हिम फुल डिटेल, इसलिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन को यहाँ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस की। प्लीज कॉपी करें। अब हम बात करेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस की। जैसा कि नाम ओपन एंडेड, इसका मतलब एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसमें और बहुत सारे बिना कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें कि आप कितना बोल सकते हैं या फिर कितना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप भर भर के बोल सकते हैं, बिल्कुल, हम इसमें तो माहिर हैं। तो जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहेंगे तो जो रेस्पोंडेंट है, जो बात कर रहा है, जो सवाल का जवाब दे रहा है, मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा एंड ही विल आंसर मी इन ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर्मेट, he or she can develop his or her own ideas and without controlling or limiting their responses। यही ओपन एंडेड क्वेश्चन की डेफिनेशन भी होती है। कोई भी अपनी लिमिट को पार कर सकता है, अपने इमोशंस को, अपने क्रिएटिविटी को दिखा सकता है उसको आंसर करने में। आप देखते हैं टीवी डिबेट्स होते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारे आइडियाज़ लोग रखते हैं। उस तरह के केसेस में भी वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं और अपनी फीलिंग्स को एलेबोरेट करते हैं ताकि मोर इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर की जा सके। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिखूंगा। इट अलाउज द रेस्पोंडेंट टू डेवलप their own ideas without controlling or limiting their responses। तो जो रेस्पॉन्स वो कर रहा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा, एग्जांपल से पहले मैं एक और बात लिख दूं यहां। इट ऑफन रिक्वायर्स मोर देन वन वर्ड आंसर। ऑब्वियस सी बात है, जब उसे बात में बहुत सारी फीलिंग्स को ऐड करना है, ही और शी मस्ट यूज मोर देन वन वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। In that case, he will use a sentence or more than one sentences। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, How do you feel about this day? आज के बारे में क्या ख्याल है, इस दिन के बारे में क्या ख्याल है। किसी एक पर्टिकुलर डेट की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की बात हो रही है, या दिस इवेंट, दिस डे, दिस ओकेजन, कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब वो जो सामने वाला आंसर करेगा, ही और शी मस्ट नॉट आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस इफ ही और शी ट्राइंग टू यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। वो बहुत सारे सेंटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे, अपनी फीलिंग्स को एलेबोरेट करेंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे। ये एक एडवांटेज होती है ओपन एंडेड में, दैट वी कैन सॉल्व लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स और इश्यूज बाय यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी मसले को हल कर सकते हैं, किसी को भी पॉजिटिव फीलिंग्स दे सकते हैं। मैं आपको उसका एग्जांपल दूंगा। पहले हम डिस्कस करते हैं एक दो एग्जांपल छोटे छोटे, जैसे कि हेलो सर, प्लीज शेयर your ideas about GST।
अब जीएसटी के बारे में अलग अलग इकोनॉमिस्ट की अलग अलग राय है. दे हैव different thinkings or aspects, facts about GST. Everyone will think it positively और negatively. वो अपने अपने व्यूज रखेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, बहुत लंबा, बहुत डिटेल्ड आंसर हो जाएंगे इसके. वन वर्ड आंसर तो अब रहा नहीं. तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस. आप इसे कॉपी करें, फिर हम इसके एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस के एडवांटेजेस. सबसे पहली बात जो मैंने करी कि इससे किसी भी इशू को रिजॉल्व करने में आसानी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई दैट प्रॉब्लम एंड इशू आर टू डिफरेंट थिंग्स. प्रॉब्लम इज ऑलवेज पर्सनल एंड इशू इज समथिंग विच इज पब्लिक और यू कैन से टेक्निकल. ये सारे के सारे डिफरेंस हमें पता होने चाहिए. तो जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी भी इशू या प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होते हैं. जैसे अभी मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको समझाना शुरू किया तो मैं बहुत बोल रहा हूँ इसके लिए, सो दैट यू कैन ग्रैब एग्जैक्ट डिटेल्ड एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. इसे ओपन एंडेड की तरह मैं देख रहा हूँ. जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज ओपन एंडेड. तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, टू सॉल्व a problem or issue by expressing true and detailed feelings. ये तो हो गई पहली बात. ये पहला एडवांटेज है इसका. दूसरा एडवांटेज हम लिखते हैं कि the person can get more information की शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं info, और and the respondent can use his feelings, understanding, attitude and many more, so that a true answer can be achieved. यहां से क्या पता चला हमें, can be received. यहां से क्या पता चला हमें कि अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन का इस्तेमाल कोई कर रहा है, उस तरह से आंसर कोई कर रहा है, तो यहां से हमें किसी चीज को समझाने में हम जितने अपने फीलिंग्स को, जितने वर्ड्स को, अंडरस्टैंडिंग को, एटीट्यूड को इस्तेमाल करते हैं, दैट विल हेल्प अस टू गेट करेक्ट आंसर. जैसे मैं किसी चीज़ को, जैसे मैं अपने क्लासेस लेता हूँ, तो किसी बच्चे को अगर मुझे समझाना होता है, सो आई मस्ट यूज रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, सो मेनी एग्जाम्पल्स, so as to explain him properly, and he or she must get the correct answer, correct concept behind it. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ेगा. तो ये बहुत हेल्पफुल होता है इन सब मामलों में. अब हम इसकी बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज की. जैसे डिसएडवांटेज मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. चलो पहले आप इसे कॉपी करो, फिर हम उसे लिखते हैं. अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि किसी ने पूछा कि भैया, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ पर मान लो किसी ने पूछा कि पीर बाबा से मोहन स्ट्रीट मेट्रो कैसे जाएंगे. अब उसे मैं लगूँ कहानी सुनाने, भैया देखो ऐसी बात है, चले तो जाओगे रिक्शा से भी, लेकिन पैदल भी जा सकते हो, रास्ते 2 हैं. अब यहाँ से आप अगर लेफ्ट लोगे तो वहाँ पड़ेगी मार्केट, वहाँ है दुकानें, वहाँ पड़ेगी भीड़. ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आंसर को एक्सपेंड कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ताकि वो अच्छे से समझ सके. लेकिन उससे क्या हो रहा है कि जो आंसर उसे मिलना चाहिए वो आंसर उसे मिल नहीं रहा, उसका टॉपिक कहीं और ही जा रहा है. तो इसे कहते हैं इररिलेवेंस, टॉपिक से परे चलना.
तो यहाँ से सबसे बड़ा डिमेरिट इसका क्या आता है कि द आंसर मे बी इररेलेवेंट टू द सब्जेक्ट और इररेलेवेंट टू द टॉपिक। तो पहला डिसएडवांटेज हम क्या लिखें कि द आंसर कैन बी इररेलेवेंट टू द टॉपिक। टॉपिक से हटके ही आंसर होने लगे। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में कभी कभी हम भूल जाते हैं कि टॉपिक क्या था। ऐसा अक्सर मेरे दादाजी के साथ होता था। मेरे दादाजी से अगर मैं कोई सवाल करता था कि आध्यात्म पे यानी कि स्पिरिचुअलिटी पे मैं कोई क्वेश्चन उनसे करता था कि दादाजी दुशासन को कैसे मारा गया या जरासंध को कैसे मारा गया, तो रात में खाने के बाद सोने के टाइम एक गाथाएं चलती थी, तो मुझे वो बहुत इलेबोरेटेड समझाते थे। तो वो कहीं से कहीं चले जाते थे। उससे होता था कि मुझे भी नींद आती थी और उन्हें भी नींद आती थी। हालांकि बहुत कुछ सीखने को मिलता था उनसे। तो दूसरी बात हम करें कि द आंसर कैन बी टू लॉन्ग। आंसर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें तो पता है, ये बातें करने में इंडियंस बहुत आगे होते हैं हम लोग। तो बातें करने के टाइम में पता चले कि हम आंसर को बहुत लंबा खींच रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स इट इज गुड, समटाइम्स इट इज बैड व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनिंग द आंसर। Suppose I am explaining an answer to you and I am dissatisfied. I don't have the satisfaction that I explained it properly to you. So I will try my best. Repeat it again. उससे क्या होगा, मैं जब बार बार आंसर कहूँगा तो आप उधर से इरिटेट हो जाओगे। मान लो आपको समझ में आ गई बात, लेकिन जो भी और भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको पता चलेगा कि अरे ये मुझे नहीं आया समझ, तो उनके लिए मुझे अलग अलग एग्जाम्पल्स क्रिएट करने होते हैं। तो उससे क्या होता है, कुछ सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ डिससेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाई होना पड़ता है, क्योंकि जब तक मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया अच्छे से तब तक आप उसे समझ नहीं पाए। अब बात करेंगे अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, आपको पता चलेगा कि ओपन एंडेड क्या है और क्लोज एंडेड क्या है, किस तरह से दोनों डिफर करते हैं। और यहीं पर सीटेट में लोग मार खाते हैं, यही बाइफर्केशन नहीं कर पाते, इसी वजह से सीटेट में क्वेश्चन गलतियां कर जाते हैं वो। तो हम देखते हैं उसे, इसे आप कॉपी करें, फिर हम अगले स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन में एक कंपैरिजन की, कि ओपन एंडेड दोनों क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा वो दोनों क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट हैं। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि दोनों क्वेश्चन के आंसर लगभग सेम होते हैं, लेकिन फर्क वहां पर हमें करना है कि हम उस तरह का आंसर अगर हमसे कोई पूछेगा, so how will I answer the question, that is the bifurcation, that is the difference between open ended and close ended question। तो पहला क्वेश्चन मान लो मैं लिखता हूं, what is your favorite ice cream flavor। तुम्हारा पसंदीदा आइसक्रीम फ्लेवर स्वाद कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन मैं इसके बगल में लिखता हूं, डू यू लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। आप देखो दोनों क्वेश्चन में सेम बात हो रही है आइसक्रीम से रिलेटेड, बट दोनों में फर्क ये है कि यहां पर आप अपने आंसर को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर सकते हो। यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टुवर्ड्स द फ्लेवर यू लाइक द मोस्ट। अब आप कंपैरिजन खुद से कर सकते हो कि हाँ ये फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक वनीला, हाउएवर समटाइम्स आई फील लाइक ईटिंग चॉकलेट एज वेल। तो क्या होगा, यहाँ पर आपने क्या किया, आंसर को इलेबोरेट किया। वहां पर डू यू लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, यस और नो, दैट इज द लिमिटेड आंसर यू कैन गिव। ये फर्क है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर यू फीलिंग, और दूसरा मैं लिख दूं, आर यू फीलिंग
वेल। दो क्वेश्चन हो गए, दोनों तबीयत के बारे में। अब यहाँ पर हाउ आर यू फीलिंग? आई फील लाइक कफ, आई फील लाइक स्ट्रेस्ड, लिटिल बिट ऑफ टेंस, एंड sometimes I feel like I have pain in my throat। तो ये सारी बातें क्या हो गई? ये हमने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। हमारा जो स्टेटस है, जैसे कोई कोरोना पेशेंट है, उसे अगर पूछा जाए, भगवान ना करे कोई हो, वैसे तो केसेस हो ही रहे हैं, दिन बढ़ ही रहे हैं, बट स्टिल अगर किसी कोरोना पेशेंट से हम पूछें कि कैसा फील कर रहा है, तो वो अपनी फीलिंग्स को बहुत इलेबोरेटेड मैनर में बताएगा, बहुत सारी चीज़ें वो ऐड करेगा, अपने सिम्टम्स ऐड करेगा, अंदर में उसकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस लेवल क्या है, फिजिकल और मेंटल कंडीशन क्या है, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द पेशेंट एंड दैट कम्स अंडर ओपन एंडेड क्वेश्चन। हाउएवर, if I'll ask, are you feeling well? The answer should be yes or no, because I explained the situation. If the patient or the person is going through the situation, he will answer yes. If not, he will answer no. That is the close-ended question. इसका आंसर ये भी कर सकता है वो, not now. Are you feeling well? Not now. ये सारे आंसर वो कर सकता है। तो इस तरह के आंसर क्या हो जाएंगे? क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर जब हम फीलिंग्स को एलैबोरेट करेंगे, दैट विल बी ओपन एंडेड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। इफ आई राइट व्हाट बुक डिड यू रीड दिस समर, और इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूं कि डिड यू रीड हैरी पॉटर। ये दोनों क्वेश्चन किसके बारे में? किताब के बारे में, बुक्स से रिलेटेड। लेकिन यहां पर जब मैंने ये क्वेश्चन किया, व्हाट बुक्स डिड यू रीड दिस समर, द पर्सन विल आंसर में एक्सप्रेस करके देगा वो आंसर। If I'll ask, what book did you read this summer? The person will answer me elaborately. He will expand his answer, including his understanding, attitude and feelings. वहाँ से क्या होगा? आंसर बड़े हो जाएंगे। थोड़ी ये किताब पढ़ी, I read 5 Point Someone, but I got bored. Then I started reading Twilight. Yeah, that was interesting, but one or two books are good. However, the third book I didn't like. Then I jumped to the, और कौन सी किताबें हैं मुझे तो नाम भी याद नहीं बहुत सारी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अलग अलग किताबों के नाम लेकर अलग अलग अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं कि हमने किस किस बुक को कितना पढ़ा, उससे मुझे क्या मिला, कैसी फीलिंग आई। वो हो गई ओपन एंडेड क्वेश्चन में। अब डिड यू रीड हैरी पॉटर, तो हैरी पॉटर किताब जो है वो हमने पढ़ ली, हमें क्या बताना है, सिर्फ पढ़ी या नहीं पढ़ी, क्योंकि हमने बुक को स्पेसिफाई कर दिया। नाउ ही और शी विल आंसर यस और नो, या नॉट नाउ, येट टू बी रीड, है ना, येट टू बी रेड जो हम कहेंगे। तो डिड यू रीड हैरी पॉटर? नो आई हैवंट। तो ये क्या बता रहा है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये यहाँ पर लिमिटेड आंसर है, यहाँ पर एक्सपेंडेड आंसर है। और एग्जाम्पल आप देखो, व्हाट आर योर प्लान्स दिस इवनिंग? और डू यू हैव डिनर प्लान? ये प्लान्स लिख दूं मैं। शाम में क्या करने वाले हो, और वहां खाने का प्लान है क्या? ये लिमिटेड हो गया, ये हो गया क्या हुआ? आंसर तो डायरेक्ट मिलेगा यहाँ, खाने का प्लान है, हाँ या ना, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पर शाम में क्या प्लान है? I'm thinking about going for a ride, then I'll have some ice cream, yes, that I eagerly want to. तो ये क्या है? अपने आंसर को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, फीलिंग्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें। वहाँ डू यू हैव डिनर प्लान्स? नॉट नाउ, आई एम नॉट हंग्री येट, I'll have dinner after some time. ये सारे आंसर्स यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। एक आंसर इन सारे सेंटेंसेस में एक सेंटेंस इस्तेमाल करके दैट इज सफिशिएंट फॉर द क्वेश्चन, वो है क्लोज एंडेड और ये है ओपन एंडेड।
इस तरह से हम बाइफर्केशन कर सकते हैं और यही आपको इम्पोर्टेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट सीखना भी है। अब आप इसे कॉपी करें। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। जो हमने आज डिस्कस किया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उसे पूरी तरह से रिवाइज करें, दोबारा पढ़ें, तिबारा पढ़ें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जल्दी दिमाग में जाती नहीं और हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड में क्या फ़र्क है, कौन से सेंटेंस को क्लोज एंडेड में रखना है, किसे ओपन एंडेड में रखना है। देखो, पढ़ने वाले कहीं से भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले किसी भी तरीके से पढ़ ही लेंगे, बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने किसी चीज़ में हाथ डाला है, किसी काम को शुरू किया है, तो उसे आप अंत तक पूरा करें। बी कंसिस्टेंट। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, लगातार आपको पढ़ना है, किसी भी दिन क्लास स्किप नहीं करनी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इफ़ आई नो समथिंग, इफ़ आई हैव नॉलेज ऑफ समथिंग, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस इट, आई वॉन्ट टू गिव इट टू यू। इट इज़ योर ड्यूटी टू ग्रैब इट कम्प्लीटली सो दैट यू कैन ऑल्सो बी द नॉलेजेबल पर्सन। आपको भी वो नॉलेज लेनी है, आप उसको रेगुलरली पढ़ें, सीरियसली पढ़ें। इंग्लिश सीखना ज़रूरी है और सीरियसली सीखना ज़रूरी है, ठीक है। दैट इज़ द ओनली वे। हम बार बार इसे स्किप करते हैं, अब हम स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसे रेगुलरली पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने घर में जो फीमेल्स हैं, अपने घर में जो मेल हैं, जो कि इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं शुरू से लेकर अंत तक, प्लीज़ उन्हें ये लेक्चर्स लाइक और शेयर करने को कहें। लाइक करने को नहीं भी कहेंगे तो चलेगा, बट शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर हो तो, ठीक है। तो चैनल पे बने रहें। अगला लेक्चर में भी मैं सब्जेक्ट पे करूँगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स ये सब मैं करूँगा, और फिर हम नाउन की तरफ बढ़ेंगे। सिलसिलेवार तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।